नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो स्वभाव से बड़े बेबाक हैं, मुद्दों पर खड़े होते हैं और मुद्दों पर फिर अड़े भी रहते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय केंद्र में मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार संजय जी। एक योजना अभी हाल में आप लोगों ने शुरुआत की, आयुष्मान भारत योजना। लक्ष्य अच्छा है, पर आपके विरोधी दलों को इस पर संदेह है, क्योंकि कहा यह जाता है कि चुनाव से ठीक पहले इन्होंने इसे लॉन्च किया है, होमवर्क किए बगैर। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को कहने का सब कुछ अधिकार है या तो कुछ अधिकार नहीं है, और उनको मालूम नहीं, जो लोग ये कहते हैं विरोधी दल के लोग, आज सारे विरोधी दल के राज्य आयुष्मान भारत के साथ लगभग आ गए हैं। 32 स्टेट इसमें आ चुके हैं, 33, और 2-3 स्टेट जो मुख्य रूप से दो ही कहिए, उसमें उड़ीसा और आपका दिल्ली भी आने की सहमति बना रहे हैं। कर्नाटक पहले ही आ चुके हैं। आज आए भी थे उनके मंत्री, उन्होंने काफ़ी तारीफ की। कांग्रेस के हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी आयुष्मान भारत की तारीफ की। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। जहाँ तक आयुष्मान भारत की बात है, विश्व में और एक अनूठी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य के बिना और इलाज के लिए जो सब कुछ बेच देता था, गहने जेवर, यहाँ तक कि दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश होता है, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, वो हो जाता था। और अब आयुष्मान भारत, खास करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व में कई देशों को अगर जोड़ भी दे, अमेरिका को जोड़ दीजिए, वियतनाम, सारे ऐसे जितने लैटिन अमेरिका, हाँ, और यूरोप के कंट्रीज़ को, तो शायद उतनी बड़ी आबादी को पहली बार भारत सरकार ने ये एक अनूठा योजना गरीब जनता और आम लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि दुनिया जान रही है। अब वो मतलब लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग, ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करने का भारत सरकार ने तय किया। इंश्योरेंस नहीं, आपको बहुत बधाई। इसमें से देखिए, मैं उतने आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाहता। ये अच्छी योजना है, ठीक है, और इसके लिए सरकार को बहुत बधाई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि जैसे कि हम यदि बात करें, झारखंड के कुछ केसेस आए अभी कि जहाँ पे कि कई लोगों की शिकायतें ये आ रही हैं कि उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शायद वो जो होमवर्क की बात जो होती है, जिस वेलनेस सेंटर की बात आप लोग कह रहे हैं, जहाँ जाकर उनको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप इसके लिए लाभान्वित होने के अधिकारी हैं, वो चूँकि गरीब तबके के लोग हैं और बीपीएल लेवल के लोग हैं, तो वहाँ जाकर उनको अंदर जाना। मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है देश की 40% आबादी कवर करने जा रहे हैं, और उसमें से निश्चित रूप से ये संख्या राज्यों पर भी निर्भर करता है, वो आगे बढ़ा भी सकते हैं, और भारत सरकार भी भविष्य में इसको और बढ़ाएगी। लेकिन अभी हमने जो आबादी पूरी तरह से स्वास्थ्य के महकमे में हम उसको जब तक साथ नहीं लेते, तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी का यह जो हम कह सकते हैं, जिसको ओबामा ने चलाया, लेकिन ये मोदी केयर के रूप में सारे प्रेस और मीडिया सब ने इसको लिया है कि ये मोदी केयर के रूप में है, और ये समूह सचमुच में एक गेम चेंजर का काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं, मैं 2-3 बात उसके लिए कह दूं। ये जब बजट में आया, हमारे विद्वान वित्त मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये उन्होंने वित्त को पेश करने में कहा, सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य रहे। इसी हमारी जो स्वास्थ्य नीति 2017 की बनी है, सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर बनी है, सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, और उस दृष्टिकोण से हमने ये नीति सबके, समाज के सभी वर्गों को और स्वस्थ रहना, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के विशाल पर हमने इसको कायम करने का प्रयास किया। और ये प्रोग्रेसिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्वालिटेटिव
हर प्रकार के और इंटीग्रेटेड जो स्वास्थ्य समग्र लोगों के लिए और सस्ती हो, सुलभ हो, हर प्रकार का, ये हमारी नीति का पार्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने जब ये लाया और उस दिन हमने बजट में 2000 करोड़ का इसके लिए सहमति दी कि इंश्योरेंस के लिए, और साथ साथ जो वेलनेस सेंटर जो देश भर में 1.5 लाख हमारे केंद्र चल रहे हैं नीचे के गाँव में, 2-3 गाँव मिला करके, अब उसको जो इलनेस स्थिति में है, बहुत राज्यों में थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन अधिकांश राज्यों में अच्छी स्थिति नहीं, तो इस इलनेस सेंटर को हम वेलनेस सेंटर में बदल रहे हैं। तो वेलनेस सेंटर में इस साल 15,000 वेलनेस सेंटर में हम बदलने वाले हैं। तो ये सरकार की जो नीति है, कहीं नो नीति में खोट है, नो नियत में खोट है। चैलेंजेस क्या है? मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लोग मालूम नहीं कि रात दिन इनकी प्रधानमंत्री जी हर सप्ताह पीएमओ, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठ करके इसकी इतनी समीक्षाएं हुई है नीचे से लेकर ऊपर के स्तर पर, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते करते, और आज भी वो इस पर पूरी उनकी निगरानी है। ये निश्चित रूप से इसमें इतने महीने से, लगभग 7-8 महीने से, और उसके पहले भी तैयारी थी, और 7-8 महीने से इसका पूरी समीक्षा की गई। अब कोई अच्छी चीज होता है, हो सकता है कि कहीं एक आध कमी कहीं भी हो सकता है, और उस कमी को हम लोग ऐसा नहीं कि उसको बांध के रखेंगे। अगर प्रेस, मीडिया, राजनीतिक दल, आम लोगों से आज भी हम लोगों ने सुझाव लिया। आज भी आयुष्मान भारत के बारे में हमारे जो राज्यों के मंत्री आए थे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने सुझाव दिया, अच्छे सुझाव दिए, और उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकता है। पंजाब के वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, ये आपके जाकर के कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को केवल कहना चाहिए, शंका पैदा करना चाहिए, इससे उनको ये पता नहीं कि जनता में गलत संदेश जाएगा। और गरीब लोगों को ये चाहते नहीं है कि गरीबों को रोटी मिले, गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों को स्वास्थ्य मिले, गरीबों को शिक्षा मिले। ये इनकी चाहत नहीं है। इनकी चाहत है कि गरीबों के पैसे को लूटो, जो लूटते रहे हैं, और जब अब लूटने का दिन समाप्त हो गया है, अब लूटने का दिन समाप्त हो गया। संजय जी, आयुष्मान भारत पूरे 2022 तक भारत दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। सरकार को जवाब देना होता है। सरकार से जवाब इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको लगता नहीं कि इसमें चैलेंजेस अभी बहुत कुछ हैं, क्योंकि हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर सही मायने में है नहीं जितने कि हम कह रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती तो चुनौती से ही भरा जीवन है जी। हमने चुनौती को स्वीकार किया है, तभी तो औरों की हिम्मत नहीं हुई। 70 सालों में अनेक साल उनके राज्य रहे। विपक्ष के लोग आज कहने का उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं थी गरीबों के बारे में। लेकिन ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत करके चुनौतियों का सामना करते हुए, हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम चुनौतियों का सामना करके उस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। और हमने समाधान करने का तय किया है, कहीं दो मत। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है सर, लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं और राजनीति इसलिए चर्चा कर रही है कि यदि आप इतने ही गरीब के पक्ष में हैं और जो आप बार बार दावा भी करते हैं कि कैसे गरीबों को लाभ मिले और कैसे गरीबी ख़त्म हो, उसके लिए सीढ़ी के रूप में ये काम करेगा और एक अच्छी योजना है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब सरकार के पूरे 4.5 साल हो गए, उसके बाद इस योजना को लाने के पीछे सिर्फ 2019 का चुनाव नज़र आ रहा है, ऐसा विरोधी दलों का कहना। नहीं, मुझे लगता है कि 3.5 साल, अभी 4.5 साल होने जा रहा है जी। और आज से लेकर के 8-9 महीना पहले ये तैयारी का घोषणा हो गया, बजट में आ गया, तो ये 6 महीना पहले कहाँ ला रहे हैं। इसकी तैयारी हुई, उसकी सारी विवेचना हुई और सारे राज्यों के साथ MOU हुआ। 32 से 33 साल उसमें कांग्रेस के, वामपंथी बंगाल के भी, वो सारे लोग आए। और इसमें तो और खुशी की बात है कि आप, और इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है राज्यों पर, राज्य स्वास्थ्य का विषय है। स्वास्थ्य जो है राज्य में जो है वो स्वास्थ्य उसका राज्य का विषय है। फिर भी उनको कोई बाइंडिंग नहीं, आप चाहें तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि आप इस मामले में पूरे संदेह को खारिज कर रहे हैं। और पूरी तरह से खारिज करता हूं और ये कहता हूं कि अभी 47,000 लोगों ने 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया और इधर का फिगर 47,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया। और लाभुक इतने खुश हैं कि उनको लगता नहीं था कि आज कोई, हम गाँव का गरीब, आप मधुबनी दरभंगा के आप रहने वाले हैं, मिथिलांचल के,
कोई गरीब का बेटा सोचता था कि वो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करा पाएगा? हमने उसका इलाज यहाँ गांव के गरीब को, और यहाँ मेदांता में अब वो इलाज के लिए आया, और उसको पैसा भी भुगतान कैशलेस होगा, उसको पैसा भुगतान नहीं करना है, पेपरलेस होगा, और उसमें आधार कार्ड रहे या न रहे तो भी उसका पहली बार इलाज होगा, और दूसरी बार के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए वो आवेदन कर देंगे। अब आयुष्मान से थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि अब आप राज्य में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और यहाँ भी आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। बिहार को आपसे उम्मीद भी रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। बिहार के लिए कुछ आप एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कुछ खास कर पाए, या कुछ कहीं मलाल रह गया कि हम ये करना चाहते थे नहीं कर पाए? देखिए, मैंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते बिहार में बहुत कुछ किया, और जो मेरा एक थीम था बिहार में, चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार, तभी होगा बिहार का उद्धार, और उसी थीम के साथ मैं जब भारत का स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना आज से कुछ महीनों पहले, 1 साल पहले, तो हमने उसी थीम को अपने वरिष्ठ सहयोगी मित्र को भी मैंने कहा, और आज वो थीम आगे बढ़ रहा है। ये जो आयुष्मान भारत का कुछ पार्ट जो है, अब चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार, गांव के गरीबों के यहाँ वेलनेस सेंटर हमारा खुल रहा है। हम 11,000 आयुष्मान भारत से ही जोड़ रहे हैं केवल। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला डॉक्टर की कमी थी। आज हमारी सरकार ने केंद्र में आने के बाद, और बिहार में भी हमारी सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज पहले दिया और 5 मेडिकल कॉलेज इस बार दिया। 2 साल में 8 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिया है हम लोगों ने, और पूरी तरह से कब तक पूरा हो जाएगा? मुझे लगता है पूर्णिया का काम चालू है, छपरा का वहाँ सब कुछ हो गया, पैसे भी हम लोगों ने भुगतान किया। समस्तीपुर का अभी वो कागजात बिहार सरकार भेज नहीं पाई है, जैसे भेजेगी हम लोग काम, पैसा आवंटित है। 5 मेडिकल कॉलेज जो इस बार दिया है, 24 मेडिकल कॉलेज, 3 मतलब संसदीय क्षेत्र को मिला के 1 मेडिकल कॉलेज लगभग पूरे देश में, और जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो कुल मिला करके 56 पहले दिया गया था, 24 इस बार, 58 और 24, तो 82 मेडिकल कॉलेज, ताकि डॉक्टरों की संख्या बढ़े, डॉक्टर अधिक से अधिक हो। ये बात हम लोगों ने दिमाग में रखा है, और स्वाभाविक है। कब जाकर डॉक्टर की संख्या पूरी हो पाएगी सर? पूरे देश में मेडिकल कॉलेज को शुरू होने में कितना वक्त लगेगा? स्वाभाविक है, एक मेडिकल कॉलेज को 6 महीने, कहीं साल भर, कोई 1.5 साल के अंदर उसको शुरू कर देंगे लोग। अभी तो बिल्डिंग तैयार कहाँ हुई है सर? मैं वही कह रहा हूँ, शुरू करना है तो मेडिकल कॉलेज आने वाले 2022 तक, जो हमारा लक्ष्य है कि हम डॉक्टर की भी संख्या पर्याप्त कर लेंगे। विशिष्ट चिकित्सकों का भी पीजी में हमने, यूजी और पीजी में 33,000 पीजी में अतिरिक्त नाम इस बार अधिक नाम आए, लगभग 54,000 एमबीबीएस में नाम आए। हमने 77 देश भर में 77 इंटेंसिव केयर यूनिट के जैसा, जिसको पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे मेडिकल कॉलेज में, हम मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने करोड़ों रुपये 76 मेडिकल कॉलेज में दिया है, जिसमें 25 लगभग मेडिकल कॉलेज में अब लगभग वो काम शुरू होने जा रहा। तो मुझे ये लग रहा है कि और बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने, भागलपुर में, दरभंगा में, गया में, आपको जाकर के पटना में, मुजफ्फरपुर में 5 मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 2 मुजफ्फरपुर दरभंगा तो लगभग अब 60% बन चुका है, और इन तीनों में काम शुभारंभ होने वाला है। एक सवाल मैं करता हूँ जरा आपसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसी से जुड़ा हुआ भी है ये जानना कि बाकी जगह आप जो मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं इसके लिए बहुत शुभकामना आपको, सरकार को भी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेज हैं बिहार के, उनका क्या हाल है सर? बिल्डिंगें देखी हैं आपने? वहाँ के व्यवस्था को आपने देखी है? हम डीएमसीएच की बात करें या दूसरे अन्य जगहों की बात करें, बिहार में तकलीफ होती है, उसके लिए कुछ? संजय जी, आपने जितने भी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए तो ही दिया है हमने ये पैसा। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके अपग्रेडेशन के लिए पैसा मिले हैं। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है। तो मेडिकल कॉलेज में सुधार हो, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी पढ़ाई, उसमें भी हम लोग मदद दे रहे हैं। पीजी स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए अलग से भारत सरकार पैसा देती है, जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से हम पैसा देते हैं। तो हम तो लगातार, जबकि वो राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार एक संघीय ढांचा के कारण, हम फेडरल स्टेट के कारण, हमारी पूरी कल्याणकारी योजना है, और भारत सरकार स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे करके
हम ऐसे लोगों को मुहैया करा रहे हैं, ऐसे कॉलेज को सुसज्जित कर रहे हैं ताकि वो कॉलेज सुसज्जित हो जाए। और राज्य सरकार अपने संसाधन के अतिरिक्त उनको बड़ा संसाधन, आप जानते हैं कि हम 60% से लेकर 90% और कुछ जो राज्य केंद्र के द्वारा अधीन राज्य है उसको 100% राशि NHM में देते हैं, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, और शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उसके लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर झुग्गी झोपड़ी में शहरों में हम दे रहे हैं। तो हमारी सोच सरकार की स्पष्ट है और हम कहीं भी स्वास्थ्य के मामले में हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रगति देश में हुई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे बड़े ही योग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफ़ी हद तक हमने आगे बढ़ाया। और हम सब मिलकर के पूरी टीम स्पीड के साथ हम देश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर सचमुच में हमें इसी प्रकार का उत्साह और लोगों का सहयोग जैसा मिल रहा है तो हम विपक्ष से भी कहेंगे वो हमारी कमियां हो दर्शाएं जरूर। थोड़ा आपके संसदीय क्षेत्र को भी समझ लेते हैं, क्योंकि गाहे बगाहे लोग चर्चा तो करते रहते हैं कि भाई अश्विनी जी बक्सर से सांसद हैं, लेकिन पता नहीं आत्मा उनकी भागलपुर में बसी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बक्सर से वो भागलपुर चले जाएंगे? भाई देखिए, मेरी आत्मा तो कहीं नहीं बसी हुई है, ये तो परमात्मा और आत्मा का मिलन। जीवन का मेरा जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। और आप जानते हैं मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, न मांगूंगा जीवन के अंतिम क्षण तक। हमने कभी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और मैं परमात्मा के साथ मेरा मिलन है। तभी तो केदारनाथ के उस भूमि से जहाँ हजारों लोग कागज के पुड़िया की तरह बह गए थे और मैं अपने 17 पर लोगों के साथ, आधे लोग हम और मेरी पत्नी, मैं, 2 बेटे, 2 पत्नी उनके दोनों का और दोनों के 2 बच्चे, 8 लोग मैं किसी तरह बच के आया। मेरे बहुत प्रेमी चले गए। आज ये केदारनाथ जी की कृपा है कि मुझे ये फिर से सेवा करने का पैरोल पर मुझे छोड़ा गया है कि कुछ अच्छा काम करो, ताकि जैसे इमरजेंसी में पैरोल पर छोड़ा जाता था तो उस समय तो गुणगान गाने के लिए छोड़ा जाता था कि इमरजेंसी में कोई माफ़ी लिख दे तो छोड़ देंगे। हम लोगों ने कभी माफ़ी नहीं मांगा। और मेरा ये कहना है कि पूरी तरह से आज जो क्षेत्र की बात करते हैं, मैं बक्सर का सांसद हूँ, बक्सर के लोग मुझे प्यार करते हैं, लाखों वोटों से उन्होंने जिताया। हमने बक्सर के लिए एक सेवक बन करके, हम MP और मिनिस्टर बन के नहीं, एक सच्चा सेवक बन करके हम बक्सर की जनता के लिए, और लगातार मैं क्षेत्र में भी हर सप्ताह हफ्ता अपने क्षेत्र में मैं दिखाई पड़ता हूं और हर योजनाओं में, छोटे बड़े कामों में मैं हाथ बढ़ाता हूं। हमने अपनी सारे विकास के पंक्ति को काफ़ी बढ़ाया। जहां 4 लेन मैंने बनवाने का काम किया, वहीं गंगा में सेतु बनवा रहे हैं, वही बिजली का जो बंद हो गया था, बिजली का चौसा का 1360 मेगावाट बिजली वो तैयार हो रहा है। 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ की बिजली तैयार हो रही है सर, और वो जल्दी उसका भी उद्घाटन भी, शुभारंभ भी हो जाएगा। उतना ही नहीं, जो 40 साल पहले, माफ करिएगा, मेरे खाता में था, प्रधानमंत्री जी के खाता में था, प्रधानमंत्री जी के मतलब कहा जाए उनके आशीर्वाद से। और आपको बिहार के अंदर जो इंद्रपुरी जलाशय योजना जिसको देख रहे हैं, जिससे पूरे भोजपुर का और पटना तक का सिंचाई होता है, कदमन जलाशय योजना जिस समय उस समय लाया था लोगों ने, कांग्रेस और राजद और सब लोग थक गए और वो कदमन जलाशय योजना समाप्त हो गया था। लेकिन हमारी सरकार ने, और हम जब MP बने तो हमने पार्लियामेंट में 4-4 बार उठाया, प्रधानमंत्री जी के यहाँ संदेश भेजा और वो काम कदमन जलाशय योजना 40 साल के बाद वो योजना स्वीकृत हुई। हजारों लाखों एकड़ जमीन उससे सिंचाई होगा। मेरे मन में तो मुझे कुछ करने की इच्छा यही है कि भाई जनता का कल्याण कितना हो सकता है। जन्म लिया हूँ भागलपुर में, माता पिता मेरे भागलपुर में जन्म लिए। ये ठीक है कि पूर्वज कभी गोरखपुर से, और उस क्षेत्र में हमारी कुलदेवी भी है, जिस क्षेत्र से मैं बक्सर से आता हूँ, 14 कुलदेवी माता भी हैं और उनका आशीर्वाद मुझे ग्रहण है। और जब तक कुलदेवी देवता का आशीर्वाद रहेगा, बाल बाका भी कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हम न्याय सबके साथ करते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं फिर उसी बक्सर से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा हूं और बक्सर से चुनाव लड़ूंगा और ईश्वर की इच्छा होगी तो आप देखेंगे कि हर प्रकार की चमत्कारी आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, कम से कम ये जवाब तो मिल गया और मेरे ख्याल से बहुत सारी आशंकाएं जो लोगों को रही होंगी
वो अटकलें भी अब खत्म हो गई। बिहार एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन वहाँ पर है। सीटों का बंटवारा तो अभी औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, गाहे बगाहे बयानबाजी जरूर चलती रहती है। कभी जेडीयू अति उत्साहित हो जाती है शायद कि सब कुछ तय हो गया है, बस घोषणा होना बाकी है। अमित शाह बिहार के दौरे पर भी आते हैं, ये उम्मीद लोग करते थे कि शायद अब क्लियर हो जाएगा पिक्चर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कोई पेच है क्या? देखिए, ये तो आपने राजनीतिक चुनाव का विषय, ये तो पार्टी का है, संगठन का है। फिर भी मुझे जो मालूम है जी, एक कार्यकर्ता होने के नाते कि निश्चित रूप में आपस के अंदर कोई प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आए दिन कभी कभी कुछ लोगों के बयान आ जाते हैं, उसको विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, और ये अपने आप सब तय हो जाएगा, कहीं कोई देर नहीं लगेगी। और एनडीए पूरी तरह से सशक्त है, और एनडीए का जो सीट का बंटवारा है वो अपने आप घोषणा होते ही आप देखेंगे, उसके पहले ही हमारी आंतरिक तैयारी, हम 40 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, मतलब आप पूरा गठबंधन? हाँ भाई, एनडीए गठबंधन, हम 40 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी, चाहे मुझे कल वो सीट मिले या ना मिले, हम गठबंधन में अगर कोई सीट जाता भी है तो हमने त्याग किया है। बड़े भाई होने के नाते हम त्याग का काम पहले भी करते रहे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए और जो हमारी जनता है, प्रिय जनता, उनके सहयोग से निश्चित रूप से हम चुनाव के जो आपस के अंदर जो कई बार होता है कि सिर फड़ोवल, ये हमारे एनडीए में नहीं होगा। ये सिर फड़ोवल होगा कांग्रेस में, राजद में, ये रामो बामो झामो सामो दामो, ये दम्मा के मरीज ये सब खांसते रह जाएंगे, और ये दम्मा के मरीज कोई हिंद महासागर में चले जाएंगे, और कोई प्रशांत महासागर में, और कोई बंगाल की खाड़ी में सभा जाएंगे। आने दीजिए लोग सभा। लेकिन एक बात बताइए कि खांसी तो उपेंद्र कुशवाहा जी को ज़्यादा हो रही है इन दिनों, क्योंकि समय समय पर वो बयान खूब दे रहे हैं, और उनकी खीर भी पक रही है। पता नहीं एनडीए के चूल्हे पर पकेगी या वहाँ गठबंधन के चूल्हे पर। देखिए, एनडीए के चूल्हे में सब प्रकार की चीज़ है, दूध भी है, चीनी भी है, मिश्री भी है, चावल भी है, आम भी है, जर्दालू आम भी है, हाँ? इसलिए एनडीए में जो है, जो एनडीए में रह चुके हैं, वो दूसरे जगह कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए ये बात तय है। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए एनडीए का कोई नेता ध्यान भी नहीं देता है, और मुझे लग रहा है कि छोटी मोटी चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। आपस में मिल करके एनडीए इंटैक्ट है, और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उनके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार जितने सीटों से हम आए थे उससे हम और भी अधिक सीटों पर, और 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत की सरकार एनडीए के फिर इस देश में बनने वाली। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो संशोधन हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए थे संसद में, उसे बदल दिया गया। सड़क पर सवर्ण भी नजर आए जिनको आपत्ति नजर आई। क्या लगता है आपको? देखिए, ये मुद्दा विपक्ष के लोग इसको पहले ही दिन से, और उन्होंने भरने का, कहा जाए, सड़कों पर उछालने का काम किया, आग लगाने का काम करवाया। वो सब जग जाहिर है कि कभी अनुसूचित जाति को सड़कों पर लाने का काम किया, संसद के अंदर रोज दबाव देते रहे, और हमारी सरकार पूरी तरह से, हमने अनुसूचित जाति के लिए अगर वो प्रिवेंशन एक्ट जो है SC ST, हमने निश्चित रूप से, हमारी सरकार ने वो लाई, उसका समर्थन भी मिला, और विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया। नहीं, लेकिन हम एक विपक्ष भी उसके विरोध में नहीं रहे। मैं ये सत्ता पक्ष पर ही मत खेलिए, विपक्ष ने भी उसका मौन हो, खुल के हो, वोट से हो, समर्थन दिया या नहीं दिया, वो तो तय है वहाँ। और मुझे ये लग रहा है कि हमारी सरकार सवर्णों को भी, या पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, हम किसी को जाति से जाति में लड़ाने वाले नहीं हैं। हम हिंदुत्व की कहने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं। हर जात को सबका साथ, सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है,
हम उस मूल मंत्र से सबको साथ लेके चलने वाले हैं। जहाँ तक सवर्ण भाई हैं, अब उनको ये लगता है, कई बार मुझे भी अभी हाल में मतलब एक जगह मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। मैंने जब समझाया उनको कि देखो इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, ये ठीक है कि भाई किसी पर, अब कई राज्यों ने ले लिया, राज्य का विषय है लॉ एंड ऑर्डर। मध्य प्रदेश ने ही कहा कि हम जब तक उसका जांच नहीं हो जाएगा तब तक हम एफआईआर नहीं करेंगे। लेकिन सर तो, जहाँ भी मान लीजिए आपकी पार्टी के नेता मंत्री बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं दौरे पर, जो भी कहीं उद्घाटन करना है, कहीं कुछ शिलान्यास करना है, तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लोग घेर रहे हैं। मैंने कहा ना कि बिहार में सबसे पहले मुझे काला झंडा का शिकार होना पड़ा और लगातार हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने समझाया उसी को कि बोलो भारत माता की जय, तो हमें स्टेशन तक छोड़ने भी आए वो लोग, भारत माता की जय जयकार करते हुए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए आए। हमने कहा देखो ये विपक्ष और कांग्रेस का चाल में मत पड़ो, हमारी सरकार सवर्णों को भी देखेगी और सवर्णों पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। हम सवर्ण को छोड़ करके देश को आगे नहीं बढ़ सकते। कब देखेगी? हम सवर्ण, पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति है, और मैं कहता हूं कि ये संपूर्ण देश हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदू हमारी जाति नहीं, धर्म नहीं, संस्कृति है हमारी। ठीक बात कह रहे हैं। और हम सनातन धर्म हो सकता है, हिंदू इस देश की जीवन जीने की पद्धति है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन और मैं कहता हूं कि हिंदू बन करके हिंदुत्व के भाव से चलो और सब मिल के चलो। आप सर ये मानते हैं कि नहीं कि जो सवर्ण वर्ग में आते हैं उनमें भी गरीबी होती है? निश्चित रूप से, वो भी मुख्य धारा से कटे हुए बहुत लोग होते हैं। मैंने कहा ना कि आज भी हम, अड़चन कहाँ पे है फिर उनके बारे में सोचने में? आरक्षण उनको क्यों नहीं? देखिए आरक्षण की जो बात है, नया, ये तो संवैधानिक आरक्षण पहले से चली आ रही है, और जब तक वो पौधान पर से, जो अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, जब तक अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति, अंत्योदय से आया हुआ व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। रही बात कि जो हमारे सवर्ण समुदाय में भी बहुत गरीबी है, हम जानते हैं, ऐसे गरीबों के प्रति हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत जो लाया है योजना, वो सबके लिए। प्रधानमंत्री गरीब मुद्रा योजना के तहत सवर्ण के जो गरीब हैं, हजारों लोगों ने बिना कोई जमीन कागजात का उनको ऋण का दिया गया और वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी योजनाएं भारत सरकार ने लाई है उसमें से अधिकांश योजनाएं गरीबों के लिए है, और उन गरीबों के लिए है जो केवल अनुसूचित जाति या अति पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का है, वो नहीं। जो लोग गरीब हैं, सवर्णों में भी जो गरीब हैं, उनके लिए भी योजना है, और आगे भी सरकार का ध्यान है, हम लोग भी वहाँ हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अन्य वर्ग के, और सवर्ण के भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है, योजनाएं भी ला रही है, आगे भी हम और भी अच्छा लाने का काम करेंगे। इसलिए इसमें किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा सवाल बहुत बुनियादी था। बुनियादी सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हमने कई राजनीतिक दलों से बात की और नेताओं से भी बात की, तो सब इस पक्ष में नज़र आए कि हाँ गरीबी उनमें भी है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। और आपके घटक तो जो एलजेपी है उनका तो ये मानना था कि 15% उनको इस आधार पर मिलना चाहिए, जो भी गरीब लोग हैं आर्थिक आधार पर उनको लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का, और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो संसद में इस पर काम करना चाहिए। इसमें अड़चन कहाँ पे थी? सब सहमत हैं तो? भाई अगर सब लोग सहमत हैं, विपक्ष सहमत हो जाएं, सत्ता पक्ष सहमत हो जाएं, सब लोग सहमत हो जाएं, तो फिर अड़चन का सवाल कहाँ उठता है? गरीबों को हमें मुख्य धारा में लाना है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो कोई भी गरीब तबका का लोग। इनिशिएटिव कौन लेगा सर? इनिशिएटिव तो सरकार को जनता में ये संदेश जा रहा है, हमारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ गरीबी है, और तभी तो प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा ना, दर्जनों योजनाएं 2014 से आई है, उसको आप देख लीजिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें मेरा कोई विवाद भी नहीं है, ठीक नहीं है। उसमें से अधिकांश योजनाएं गरीबों के लिए ही है, और सवर्ण उसका लाभ उठा रहे हैं। जो सवर्ण के गरीब लोग हैं वो भी उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी देश के नागरिक हाल का अभी आयुष्मान भारत है, उसमें सवर्ण के भी बड़े तबके के लोग जो गरीब हैं वो भी उसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक है तो उठाएंगे सर, ऑब्वियसली। तो लेकिन मेरा सवाल दूसरा था जिसका जवाब आपने दिया अभी है। केवल आरक्षण करने से नहीं होता है,
आरक्षण के अनुसार अगर हम उन चीज़ों को आगे से कर रहे हैं, निश्चित रूप से सवर्ण भाइयों के लिए भी बड़ी लकीर सरकार ने खींचा है, आगे और लंबी लकीर खींची जाएगी। बहरहाल आपके व्यक्तित्व के बारे में एक चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है और आप स्वयं भी उसको प्रमाणित करते रहते हैं कि आपको जब कुछ बातें कहनी होती है ना तो आप कह देते हैं, और इसी के चलते कई बार आप विवादास्पद बयान भी दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है या कोई किसी रणनीति के तहत? देखिए, कोई व्यक्ति तो रणनीति के तहत है और व्यक्तित्व का हिस्सा भी ये नहीं है। अच्छा। कभी कभी अचानक से निकला हुआ कई चीज़ें जो सत्य होता है वो सत्य उभर के आ जाता है। कड़वा सच। अब वो कड़वा सच है कि मीठा सच है कि नमकीन सच है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सही है कि मैंने कभी कोई विवादास्पद बयान देने का प्रयास नहीं किया। हो गया। और मैं किसी का सबका सम्मान भी करता हूँ, चाहे वो विपक्ष के कोई भी हो, हमसे उम्र में छोटा हो बड़ा हो। मुझे राजनीति में आज छात्र राजनीति से अभी तक 50 साल लगभग हो रहे हैं, 45 से 50 साल, अब 50वां साल हो जाएगा छात्र राजनीति से लेके अभी का। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने सबका सम्मान किया, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष के लोगों का सम्मान करते। लेकिन कभी कुछ बातें जब देखते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को चोर कह सकता है कोई, गरीब के बेटा जो माँ उसकी बर्तन धोती थी, मांजती थी, उस गरीब के बेटा को सूट बूट की सरकार कहने वाला, ये सूट बूट पहन लिया, और इस प्रकार के बयान पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये उचित है क्या? चूंकि वो गरीब है, उसकी माँ बर्तन मांजती थी, वो चाय बेचते थे, उनकी माँ हर प्रकार से बच्चों को पढ़ाया, आज एक बड़े आदमी बन गए और सौभाग्य से उन्होंने तपस्या किया था, देश के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है। मुझे लगता है गगना गगनाकरम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है। आप थूक फेंकोगे तो थूक आपके ही सर पर पड़ेगा, आकाश को नहीं पड़ेगा। जी, वंशवाद को लेकर आपकी क्या राय बनती है? देखिए, ये वंशवाद ये पूरी तरह से राजनीति में मैं इसका पक्षधर हूं कि बिना योग्यता का, बिना कुछ किए हुए और बिना कोई मेहनत का अचानक रातों रात वो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, जैसा कि आज़ादी के बाद इस देश में एक परिवार ने और आज तक उस गांधी के नाम पर, पंडित नेहरू के नाम पर जो राजनीति का वंशवाद चलाया, हम उस वंशवाद के पोषक नहीं हैं। रही बात हमारे भी दल में बहुत तेरे हमारे नेता हैं, लेकिन अगर उनका लड़का, उनका भाई मेहनत करके पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते काम करके और उनकी योग्यता है, पात्रता है, अच्छे पात्र है और वो आगे बढ़ता है, तो इसमें वंशवाद नहीं आती है। अच्छा, अगर वो राजनीति में अचानक कोई वंशवाद का परिभाषा हुआ है, जो अचानक बिना राजनीति का औ जाने हेलीकॉप्टर चलाने वाला आदमी और कल होकर के प्रधानमंत्री बन जाता है, तो स्वाभाविक है लोग कहेंगे कि वंशवाद हुआ है। मतलब बीजेपी में कोई वंशवाद नहीं है, सिर्फ योग्यता है। बीजेपी में वंशवाद की परंपरा नहीं है। बीजेपी वंशवाद का, वैसे वंशवाद का पोषक नहीं है जो कांग्रेस के आज की स्थिति में है। हम वंशवाद, वंश है, हमारा भी बेटा पोता भाई होगा, क्या वो राजनीति में नहीं रहे? अगर उसकी इच्छा है कि राजनीति में काम करें, क्या एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, किसान का बेटा तो बेचारा गरीब किसान रहता ही है, और अगर वो राजनीति में चला गया तो कौन सा भूल करेगा? तो प्रधानमंत्री का बेटा, योग्यता, पात्रता आवश्यक है। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन करके रहा, और इसलिए ये सबको ध्यान में रहना चाहिए। क्या वो माँ के गर्भ में कोई बच्चा पैदा हो जाए, राजा के पेट में से जो निकलेगा वही भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होगा, ये मिथ्या समाप्त हो चुका है। विरोधी दल के नेता ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार के कालखंड में संविधान बचाओ की स्थिति आ गई है कि अब
सबको लामबंद इसलिए किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना, उनको ये ध्यान में होगा, हमारे जैसे लोगों ने लाठियां खाई है, 2.5 साल जेल में बिताया है और गर्म सलाखे दागे गए थे मेरे शरीर में। आज भी पुरवैया बहता है संजय जी, आप तो जानते होंगे कि आज भी मेरे दर्द वैसे ही उभर जाते हैं। ये किसके कारण? उस समय छात्र आंदोलन बिहार में चला, जेपी ने कहा और जेपी के कहने पर पूरे छात्र आंदोलन को हम लोगों ने पहले आगे चलाया और 74 का वो छात्र आंदोलन 8 अप्रैल को जेपी उससे जुड़े और हिंसा को रोकने के लिए हम लोगों ने जेपी से आग्रह किया कि आप इस आंदोलन में कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोग हिंसा पैदा कर रहे हैं, जेपी आप आइए, आप नेतृत्व करिए। और जेपी ने नेतृत्व किया हिंदुस्तान के अंदर। और आप पहली बार आपने देखा कि 8 अप्रैल को जेपी काला पट्टी मुंह में बांध करके और पटना की सड़कों पर जब निकले थे, क्या फिजा था, वो फिजा क्या था। और उसके बाद उसी जेपी को जेल में बंद कर दिया गया, इमरजेंसी इस देश में लागू कर दिया गया, आपातकाल लगाई गई, तानाशाह का रूप। ये किसने किया था? कांग्रेस के। आप अपने पूछो, अपने आका से पूछो, अपने खानदान के लोगों से पूछो, अघोषित ये आपातकाल लागू किसने किया? नहीं, उनका कहना है कि अघोषित आपातकाल अभी लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप तो अघोषित छोड़ो, ये आपातकाल किसने किया? पत्रकार, मीडिया। आप जानते हैं काला स्याही से पूरा पेपर, अगर कोई गलती से कोई छोटी बात अगर निकल भी जाती थी तो सुबह सुबह एडिटर को काला, वो एडिटर भी कई लोग बंद हो गए थे, काला स्याही दे दिया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय बहुत कम था, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का हिम्मत नहीं होता था, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इसलिए वो तो इमरजेंसी एक कलंक था इस देश के लिए, सब जानते हैं, सब मानते भी हैं। ये आपातकाल कांग्रेस ने लाया, उनके खानदान के इंदिरा गांधी जी सरकार में इस तरह का कोई आपातकाल जैसे कोई आपातकाल है? हमारी सरकार स्वतंत्र है, स्वच्छंद है और देश को स्वच्छंद हवा में रखना चाहती है। अटल जी का नहीं होना कितना खलता है आपको? बहुत खल रहा है, क्योंकि आप उनके बहुत करीबी रहे और आप तो हर साल उनका जन्मदिन मनाते थे। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है, मैं अगर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में अगर आया, शुरू से बचपन से ही हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। मैं एक अच्छे किसान परिवार का और आध्यात्मिक सोच वाले परिवार में जन्म लिया और वहीं से हम आगे बढ़े। माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे खानदान के लोग, नाम भी मेरा अश्विनी कुमार इसलिए रखा था उन्होंने, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों दो भाई हुआ, विभाग तो आपको दे दिया गया, लेकिन भगवान की क्या कृपा कि डॉक्टरों के उस कुल खानदान में मैं भी जुड़ गया हूँ और बिहार में भी जुड़ा। आज भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस लायक समझा और मुझे यहाँ बैठाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो बात आप आज कह रहे हैं, आपकी जो क्या आपने कहा, यही ना कहा अटल जी को, कि अटल जी के बारे में, तो मैं जनसंघ के वक्त में नहीं था, मैं छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और बाद में विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक, लगभग 13-14 सालों तक मैं पूर्णकालिक रहा, होल टाइमर। और उसके बाद में राजनीति में जब आया, लगभग 89 के बाद, तो उस समय मैंने बस एक चेहरा देख करके हम आए थे, और वह चेहरा इसलिए, अटल जी जैसे उनके भाषण जब मैंने सुना और जो मैंने देखा कि इतने उदात्त विचार के लोग, मुझे अपने पिता की झांकी उनमें दिखाई पड़ी और मुझे लगा कि ये दल तो हमारे परिवार का दल है। इतने बड़े राजनेता हैं और वो स्पोक्समैन ही नहीं, वो नेता नहीं बल्कि एक स्पोक्समैन के नाते, स्टेट्समैन के नाते, स्पोक्समैन तो थे ही जी, बिल्कुल एक अच्छे वक्ता थे और एक स्टेट्समैन के नाते उभर करके आए। विधानमंडल दल का नेता था। तो उस समय जब चुनाव हुआ तो अटल जी, जबकि मैंने बहुत आग्रह भी नहीं किया था, चूंकि उस समय उनके पैर में दर्द भी थे, लेकिन उनको माना नहीं गया और उन्होंने मुझे अंतिम में आशीर्वाद दिया था। जब टिकट बंटवारे के बाद मैं जा रहा था बैठक से, बोला जाओ पंडित, चुनाव अच्छा से लड़ना, मैं आऊँगा और सिल्क का वस्त्र मैं लेने आऊँगा। मुझे वो शब्द याद है, इस धागे को जोड़ के रखना, धागे को तोड़ने मत देना। मैं भावुक हूँ आज।
मैंने पिता खोया, माता खोया, और अटल जी के उस वाक्य को जीवन में पिरो के रखा। उस सिल के धागे को कभी तोड़ने मत देना, जो बुनकरों ने, गरीबों ने बना के रखा। और बड़े सिल को प्यार करते थे वो, और शायद उसी भाव से वो चुनाव में कहीं बिहार में नहीं गए। अचानक उनका खबर आया कि वो भागलपुर आएंगे, और केवल अंतिम भाषण, शायद उसके बाद वो काफ़ी बीमार होते गए। मैंने कई भगवान से वर्षों तक प्रार्थना किया, कई जाप, कई प्रकार का, ये लगता था कि सचमुच में वो भले ही 10 साल तक, 12 साल तक वो बेड पर रहे, बिस्तर पर रहे, लेकिन लगता था कि एक बड़े अभिभावक है। आज मैं भी अपने ऐसे प्रिय नेता जो जननेता के रूप में रहे, और कभी भी उन पर दाग नहीं लगा, और सभी के प्रिय रहे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। मुझे लगता है कि राजनीति में उनसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए कि एक उस समय की राजनीति, सत्ता के विपक्ष में बैठ करके उन्होंने इंदिरा गांधी को भगवती का रूप कहा था, दुर्गा का रूप। ये मामूली बात नहीं। मामला चला था बिहार में स्पेशल स्टेटस को लेकर, जिसपे उस वक्त आप बिहार की राजनीति करते थे, विधानसभा में थे। सर्वदलीय सहमति बनी, पारित भी हुआ विधानसभा में। मामला केंद्र की ओर पहुंचा और यहाँ केंद्र में पड़ा हुआ रहा। तब से विशेष दर्जा को लेकर बातें भी चलती रही, भाषणें भी होते रहे, आंदोलन भी हुआ। अब मामला विशेष पैकेज पे आकर रुका जैसा लगता है। क्या लगता है कि वाकई विशेष दर्जा की मांग बिहार को करना चाहिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक हम लोग उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, और बात सही है कि उस समय ये बातें आई और प्रस्ताव भी आया, सबका समर्थन भी था कि बिहार जैसे राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान हो। और आपकी जानकारी के लिए कि हमारी सरकार जब बनी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, तो बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया। मुझे याद है कि उस समय बाढ़ की इतनी विनाश लीला थी बिहार में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री गए थे मनमोहन बाबू, 2008 की बात। हाँ, वहाँ बिहार गए थे और एक तुन्नी पैसा नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार ने अनेक विपदाओं में खुल करके समर्थन ही नहीं बल्कि राशि से भी दिया, और 1,40,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, और उसमें से अधिकांश कार्य हो रहे हैं। ये बिहार की प्रगति की बात है, और बिहार को कभी वो पीछे नहीं रख सकते। बिहार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और सच कहा जाए, मैंने 2010 में कहा था, उसी गुजरात में जाके कहा था, फिर 2012 में मैंने कहा कि ये नरेंद्र का रूह नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। वो 1884 में जो नरेंद्र शिकागो गए थे, मुझे वही भावना उस समय प्रतीत हुआ। जब मैं गुजरात में विकास को देखा तो मेरे मुंह से मेरी भावना आगे आ गई, और वही सत्य हुआ। मैं इसका शिकार भी हो गया था कुछ दिन। बहरहाल गुजरात को जरा समझे सर। इन दिनों गुजरात बड़ा दुख पहुंचा रहा है, और 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर गए हैं। बिहार के लोगों की काफ़ी संख्या है। देखिए, मैं फिर उसी बात को जोड़ रहा हूँ। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और बिहार दिवस उन्होंने मनाया था, और बिहार से 21 विभूतियों को उन्होंने बुलाया था, और उस कार्यक्रम में स्वयं वो अध्यक्षता कर रहे थे। और भले ही वो सरकार के द्वारा नहीं बुलाई गई थी, लेकिन कुछ NGO के द्वारा और उनके दिशा निर्देश पर वो कार्यक्रम हुआ था। मैं भी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान था। और बिहार के बारे में जितना प्रेम, शायद गांधी जी को जितना प्रेम बिहार से था, और उसी गांधी की 150 वर्ष पूरा होने जा रहा है 2019 में। और पूज्य बापू के श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छता का संदेश हमारे वर्तमान में उसी गुजरात के निवासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वच्छता का अलग जगा रहे हैं। पूज्य बापू को श्रद्धांजलि और उनको कार्यांजलि, सेवांजलि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं पूरे देशवासियों की ओर से। और इस मौके पर कुछ विपक्ष के लोग जिस प्रकार से
राज्य का कहा जाए कि एक राज्य और से दूसरे राज्यों को भिड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, ये चाल शुरू से कांग्रेस की रही है। और अभी कांग्रेस को ही दोषी ठहराएंगे आप? भाई दोषी नहीं, उन्होंने सत्ता में आप हैं, कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई हो रही है। माहौल यदि किसी ने बिगाड़ा उसको अंदर धकेल लिया। मैंने कल भी गुजरात के मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन लगाया था बात, और वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। और गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी हालत में गुजरात से जो बिहार के लोग हैं वो मेहनत कश है। अगर गुजरात बना है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि गुजरात अगर गुजरात बना है तो उसमें बिहारियों का खून और पसीना भी लगा है। ये कांग्रेस के लोगों ने, उनके नेता वो कौन ठाकुर है, अल्पेश ठाकुर, अल्प बुद्धि वाले अल्पेश, उन्होंने इस प्रकार का बयान दे करके जो कांग्रेस तो क्लीन चिट आग में घी देने का काम किया है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो गिरफ्तार कीजिए ना उनको। होगा, अगर ऐसे लोग इस प्रकार के लोग अगर अपनी बातों से बाज नहीं आएंगे और ऐसे गंदे काम करने वाले को सरकार की वहां निगाह है, गिरफ्तारियां भी हो रही है और वहां संरक्षण बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुजरात की सरकार पूरी संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है बिहार का? अभी बहुत अच्छा है। संतुष्ट है आप? निश्चित रूप से। आपको लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था में जो दम होना चाहिए था, जो पहले देखा जा रहा था, अब भी उतना ही मौजूद है? देखिए, जब एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था, अचानक एक माहौल पैदा हो गया और कानून व्यवस्था में काफी व्यापक सुधार हुआ और गुंडे और अपराधी भाग खड़े होते गए। बीच के कालखंड में कुछ ऐसी परिस्थिति बिहार में निर्माण हो गई और उसका नतीजा, खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार इसके मतलब लाचार है। और मुझे लग रहा है कि आज हमारी सरकार पूरी तरह से बिहार में मुस्तैदी के साथ, लाचार नहीं, सरकार दृढ़ है। सरकार कभी लाचार नहीं हो सकती। और बिहार के गद्दी पर आसीन जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के उप मुख्यमंत्री हैं, ये मिल करके शासन चला रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2 साल पहले जो उस समय खिलौना वाली पार्टी जुड़ गई थी सरकार में, झुंझुना वाला, खिलौना वाला, और इन लोगों ने फिर से वही जो 15 साल बिहार में था वही राग ये लोग गा रहे थे और उस राग को फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने रास्ते पर लाने का काम किया। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि अब वो कानून की बात है, कानून का राज बिहार में है। अब जंगल राज की वो पुनरावृत्ति बिहार में कभी नहीं होगी। और बिहार में जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज इतना जरूर अगर कुछ घटनाएं घट जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, तो अब वो हत्यारा जेल के अंदर अगले 24 से लेकर के 48-72 घंटे के अंदर शिकंजों में आ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और खास मुलाकात। बहुत धन्यवाद संजय जी, और आपकी बहुत राजनीति के लिए आपको आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे खास शख्सियत अश्विनी चौबे। मत पूछिए साहब, आप तो समझ ही गए होंगे साक्षात्कार के बाद जो बात कहते हैं उस पर अड़े भी रहते हैं और उसको स्वीकारते भी हैं। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।